डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी इस ग्रामर क्लास में आज हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस का जैसा कि मीनिंग है, जब कोई काम लगातार निरंतर रूप से चल रहा होता है या बीते हुए समय में चल रहा था या आने वाले समय में कोई काम निरंतर रूप से चल रहा होगा, तो फिर इस प्रकार के जितने भी एक्शंस हैं वे सभी एक्शंस हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में जितने भी टेंसेस अभी तक आपने पढ़े हैं वो मैं बता दूं कि टेंस एग्जैक्टली एक वर्ब की फॉर्म है जो ये बताता है कि समय के साथ साथ किस तरीके से उस वर्ब में एक्शन में परिवर्तन होकर टेंस बने। आइए, टेंस बेसिकली टाइम के हिसाब से तीन पार्ट में हम लोग बांटते हैं, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान समय में या बीते हुए समय में कोई काम हुआ या आने वाले समय में कोई काम होगा। इसलिए टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। साथ में जो भी काम हम लोग इन समय में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने किया, उनकी अवस्था, उनकी स्टेट के हिसाब से हम लोग इनको चार कैटेगरी में बांटते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी अकेला पास्ट के चार भाग हो गए: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट के भी चार भाग हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ में फ्यूचर के भी चार पार्ट हो जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत बेसिक चीज है। पर ध्यान दीजिए, कई बार हम लोग कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इस तरीके के हैं जो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें इसी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव ए कार, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने कहा आई एम इंटेलिजेंट, तो इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो ये तो हुआ आपके टेंस, टाइम के हिसाब से तीन, और उस काम की अवस्था, स्टेट के हिसाब से प्रत्येक टेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे काम जो हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, आदतन करते हैं, कोई परमानेंट एक्शन है या कोई जनरल ट्रुथ है, तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे कि आई राइट बुक्स, मैं किताबें लिखता हूं। साथ में यहां पर पास्ट इंडेफिनिट यानी बीते हुए समय में आपने कोई काम किया, स्पेसिफिकली जब टाइम दिया हुआ हो बीते हुए समय का, तो फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह है आई रोट 2 बुक्स लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मैंने 2 पुस्तकें लिखी या लिखी थी। इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा, आप आने वाले टाइम में कोई काम करेंगे, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और शैल और विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। शैल और विल के प्रयोग के लिए आप जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि आई विल राइट ए बुक, आई विल राइट ए न्यू बुक नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक नई किताब लिखूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर लास्ट ईयर पास्ट का टाइम है और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का टाइम है। ये आई राइट बुक मीन्स ये मेरा एक परमानेंट काम है, स्थायी काम है कि मैं किताबें लिखता हूं। क्योंकि ऐसे काम जो हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, आदतन करते हैं, जनरल ट्रूथ है या परमानेंट एक्शन है या कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। क्लियर? तो ये थे इंडेफिनिट टेंस। इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डिटेल में समझाया हुआ है। सिर्फ यहाँ ध्यान ये दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में
हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो बेस फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। ये अफर्मेटिव में होता है। और यदि आपने इनको नेगेटिव बना दिया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो फिर आपको सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करना है। डज नॉट लगने के बाद बेस फॉर्म से एस या ईएस हट जाता है। ठीक ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ एकमात्र ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यदि आप इसे नेगेटिव बना दो या इंट्रोगेटिव बना दो, यानी नेगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है, और जब डिड अपने आप में डू की पास्ट फॉर्म है तो जब ये डिड लग गया तो इस सेकंड फॉर्म को वापस बेस फॉर्म में बदल देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शैल और विल जो कि फ्यूचर को बताता है। हालांकि जो अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे मे है, शुड है, मस्ट है, कैन है, यदि इनके साथ फ्यूचर का टाइम लगा दें तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राम मे कम टुमारो हियर, कि राम यहाँ कल आ सकता है, तो टुमारो लगा दिया तो वहाँ पर आपका ये फ्यूचर को बता रहा है। लेकिन डायरेक्टली शैल और विल ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट में शैल का प्रयोग चलन से ऑलमोस्ट ऑल बाहर हो गया है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। ये थे इंडेफिनिट टेंसेस। आइए जो आज का चैप्टर हमारा वह है कंटिन्यूअस टेंसेस। साथ में हम लोग परफेक्ट टेंस की भी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहां पे लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंसेस को डिटेल में सीखेंगे। तो आइए कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी लेते हैं। पहले तो देखिए कंटिन्यूअस शब्द आप इसी से देख लीजिए कि यह किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाता है। कोई काम कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, निरंतर। तो जब कोई काम वर्तमान में या बीते हुए समय में या आने वाले समय में निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा था, निरंतर चल रहा होगा, यानी लगातार चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, तो इन्हें कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं। अब इन कंटिन्यूअस टेंसेस को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में आप पढ़ चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने यहां पर इन कंटिन्यूअस टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैंने कहा है सिंपल कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूअस से मेरा तात्पर्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। साथ में मैंने दूसरा लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ काम तो पूरा हो चुका, परफेक्ट हो चुका, पूर्ण हो चुका, और काम अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का यूं मान के चलिए कि मिक्सर है। हेल्पिंग वर्ब सिंपल कंटिन्यूअस से लेते हैं, क्लियर है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम सिंपल उसी को परफेक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। साथ में जो आईएनजी फॉर्म सिंपल कंटिन्यूअस में था वही आईएनजी फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा। तो मैं यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक साथ आपको ये दोनों टेंस को बता रहा हूं। तो सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोनों में अंतर क्या, पहले इन तीन सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इन दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताता हूं। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये वर्तमान में, इस वक्त या इन दिनों मैं क्या काम कर रहा हूं, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या फिर इस बोलने के दरमियान आगे पीछे कोई काम मैं कर रहा हूं। तो यह काम कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूं, कितने समय से पढ़ा रहा हूं,
ऐसा टाइम नहीं दिया हुआ है। अब यदि आप ऐसा टाइम दे दें कि मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको मार्च से पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको जनवरी से पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का टाइम दे दिया, तो जैसे ही आपको पढ़ाने का या तो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए, तो फिर सिंपल कंटिन्यूअस नहीं, हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आइए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और इसमें टाइम नहीं दिया जाता है कि कोई काम कब से चल रहा है या कितने समय से, यानी वो ड्यूरेशन कितने समय से चल रहा है, ये नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बी, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस जनवरी, मैं आपको जनवरी से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक टाइम दे दिया, एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर कि मैं आपको जनवरी से पढ़ा रहा हूं। तो फिर इस सिंपल कंटिन्यूअस का नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, मेन वर्ब यहां पर भी आईएनजी फॉर्म में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, लेकिन यहां पर एम का यूज हुआ, ध्यान दीजिए, यहां पर एम का यूज हुआ है। और मैंने पिछले चैप्टर में आपको बार बार कहा है कि इज आर एम बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इज आर एम किसकी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है बी की। ऐसे ही वॉज एंड वर बी की पास्ट फॉर्म है। मॉडल्स के बाद डायरेक्टली बी लगता है, शैल बी, विल बी। तो यहां पर ये एम किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। अब चूंकि हमें इसे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों बनाना है, तो परफेक्ट में क्या होता है आप जानते हैं कि परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर इस एम की प्रेजेंट फॉर्म बी होती है। इसे परफेक्ट में बनाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखी है, और चूंकि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट से नहीं जुड़ती है, परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ यहां पर हैव लगा दिया, इसलिए एम की परफेक्ट फॉर्म हो गया हैव बीन। अगर आपसे कोई पूछे आई एम का परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो आई एम की परफेक्ट फॉर्म होगी आई हैव बीन। आपसे कोई कहे यू आर की परफेक्ट में कैसे लिखेंगे यू आर को, तो हो जाएगा यू हैव बीन। ही इज तो परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? ही हैज बीन। शी इज परफेक्ट में होगा शी हैज बीन। क्लियर है? तो यहां पर है तो वही जो सिंपल कंटिन्यूअस में था, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पर भी बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पर चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया। लेकिन इस परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बीन का प्रयोग किया, और चूंकि परफेक्ट में हैव हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हो गया आई हैव बीन। डिटेल में हम इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसलिए मैंने इसको कहा सिंपल कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग यू, you are learning English, they are playing football, we are sitting in the room, she is cooking food, he is working in a bank। ये सब प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस है। इनमें कोई काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, ऐसा टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही आपको टाइम दे दिया जाए कि कोई काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, तो फिर सिंपल कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं,
बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां मैंने पहला ये जो बी में सेंटेंस है कि कब से मैं पढ़ा रहा हूं, जनवरी से, तो यहां पर कहा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी। यह था एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। अब मान लीजिए आपको उस काम को शुरू होने की ड्यूरेशन दे दें, पीरियड ऑफ टाइम दे दें कि कितने समय से चल रहा है, तो फिर सेंटेंस लिखा आई हैव बीन, सॉरी यहां बीन लगाना जरूरी है या टाइपिंग एरर रहा है। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 3 months। अब मैं आपको अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा हूं, पिछले 3 महीने से। तो ये तो था पॉइंट ऑफ टाइम, ये है पीरियड ऑफ टाइम। और यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंस और फॉर के प्रयोग में क्या अंतर है यह मालूम होना चाहिए। तो यहां पर सीधा सा अंतर यह है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, यानी निश्चित समय के लिए कोई काम कब से चल रहा है। फोर का प्रयोग, यानी इस फोर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई काम कितने समय, कितने ड्यूरेशन, कितनी अवधि से चल रहा है। तो फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और साथ में इन दोनों में जो भी सिंपल कंटिन्यूअस हैं उन्हीं वर्ब की फॉर्म्स को यूज किया गया है। कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लिया दोनों में, लेकिन जो इज, आर, एम है उनको परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट। 2 नंबर सेंटेंस पे आइए। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में ये अभी फिलहाल प्रेजेंट में, प्रेजेंट का ही दिया है, यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दिया है, ये प्लूरल के साथ समझा दूं, फिर हम इसको पास्ट में लेंगे। ठीक है? तो ये है शी के साथ शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब यदि इसमें टाइम दे दिया जाए, जैसे शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना पका रही है, तो यहां पर चूंकि फिक्स्ड टाइम है तो यहां पे सिंस दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से। यहां पर कुकिंग को दर्शाने के लिए कुकिंग एज यूजुअल आ गया। इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पर हैज बीन का प्रयोग हो गया, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है, इस शी के साथ यूज हुआ है, तो शी के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, और साथ में इस बी की फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म करेंगे हैज बीन। ठीक? ऐसे ही आइए नेक्स्ट है शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अब यहां पर दिया फॉर 2 hours, तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे से, तो फिर यहां पर फॉर का प्रयोग हुआ। फिर समझ लीजिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि, ड्यूरेशन बताने के लिए किया गया। जैसे मान लीजिए जनवरी आपको बताया, या यहां पे जैसे इसमें कहा 2010, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स टाइम है, लेकिन हमने कहा फॉर 10 years, तो ये अवधि निकालने के लिए जहां गिनना पड़े, से के बाद 11, 12, 13, 14, तो फिर आप ये मान के चलिए कि सिंस का प्रयोग करेंगे, और पहले से पीरियड निकला हुआ मिले तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक? ये था सिंगुलर वर्ब के साथ, ये था आई के साथ एम का प्रयोग करना और उसके परफेक्ट फॉर्म बताना। अब आगे मैं बता रहा हूं प्लूरल, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी वर्तमान समय में इस वक्त लगातार कोई काम चल रहा है, या इन दिनों लगातार कोई काम चल रहा है। यहां पर प्लूरल के साथ आर का प्रयोग हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। ठीक? अब इसको नेक्स्ट सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010, वे 2010 से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहां पर
पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। कब से खेल रहे हैं? 2010 से, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। नीचे सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, तो यहां 10 ईयर्स दिया, तो दिस इज पीरियड, पहले से ही पीरियड निकला हुआ है। पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 महीने, तो 4। अब इसमें भी आप देखिए कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाने के लिए प्लेइंग का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग आ गया एज यूजुअल। आर बी की फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो इस बी को यानी आर को बी की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहां पर हैव बीन आ गया है। क्या आ गया है? हैव बीन। तो अब एक अंतर तो ये ध्यान दीजिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कंटिन्यूअस टेंस को लेकर बहुत एरर्स पूछी जा रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर रूल यह है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता। यदि आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर लगाकर टाइम दे दिया जाए तो आप वहां पर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मत न करें, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी टाइम नहीं दिया जाता। यदि सिंस और फॉर लगाकर टाइम दिया हुआ है तो या तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें या फिर परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग करें। पर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं और आपको वहां दे दिया आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो यह गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए यहां बीन छूट गया है, एरर हुआ टाइपिंग, तो मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि हैव बीन आना ही चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पर इसको कर दिया, इस वाले सेंटेंस को आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अगर आपको ये सिंस और फॉर लगा हुआ मिल जाए तो सबसे पहले ये देखिए यहां टेंस कौन सा है, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस या फॉर लगाकर किसी भी तरीके का टाइम नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ या तो परफेक्ट में हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। इसलिए यदि आपको यहां पर फॉर 2 मंथ्स या 2 आवर्स मिले तो आप टाइम मत हटाइएगा, बल्कि इस एम को परफेक्ट फॉर्म में चेंज कीजिएगा। एम बी की फॉर्म है, ठीक है। अब बी को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो बीन होगा। आई के साथ हैव लगता है तो आई एम का हो जाएगा आई हैव बीन। ही इज, शी इज का हो जाएगा ही हैज बीन, शी हैज बीन। वी आर, यू आर, दे आर का हो जाएगा वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। आप पूरी तरीके से कंटिन्यूअस यानी सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर समझ गए होंगे। ये दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें जो भी अंतर है, जो भी एरर्स पूछी जाती हैं, आप उनको समझ सकें। तो पहले आपने देखा इंडेफिनिट टेंस, फिर आपने देखा सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा परफेक्ट टेंस। कौन सा? परफेक्ट, ताकि आपको एक बार टेंसेस की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाए। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जब काम पूरा हो चुका होता है, वर्तमान समय में पूरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, बीते हुए समय में पूरा हुआ पास्ट परफेक्ट, आने वाले किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आई हैव रिटन सेवरल बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, या मैं बहुत सी किताबें लिख चुका हूं, या मैंने बहुत सी किताबें लिख दी हैं। आप शब्द से शब्द अनुवाद पे मत जाइएगा कि साहब चुका चुकी आता है, नहीं। बेसिकली ये शब्द से शब्द अनुवाद करना ही अंग्रेजी सीखने में सबसे बड़ी बाधा है। आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब किया जाता है और हिंदी में उसका क्या भावार्थ है वह समझिए, शब्द से शब्द अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। सो जब कहा आई हैव रिटन मैनी बुक्स, तो परफेक्ट टेंसेस में हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव रिटन मैनी बुक्स, मैं बहुत सी किताबें लिख चुका हूं, लिख दी हैं या लिखी हैं, कुछ भी हिंदी में भाव हो सकता है। फिर पास्ट परफेक्ट क्या होता है?
बेसिकली पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट, भूतकाल का भी भूतकाल है, इसलिए बीते हुए समय का कोई टाइम दिया, जैसे आई हैड रिटन ए बुक बिफोर 2010, मैं 2010 के पहले एक किताब लिख चुका था। तो आज के हिसाब से 2010 क्या है? पास्ट है, आज के हिसाब से पास्ट है, और उसके भी पहले कोई काम हो गया तो 2010 में कोई काम होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, इसके भी पहले कोई काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट, भूतकाल का भी भूतकाल। सो मीनिंग है मैं 2010 से पहले एक किताब लिख चुका था। अब किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक आप कोई काम कर चुके होवोगे तो होगा फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब शैल विल होता है। इनके बाद हमेशा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस देखिए, आई विल हैव रिटन ए न्यू बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस वर्ष के अंत तक मैं एक नई किताब लिख चुका होऊंगा। तो यहां पर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यह है परफेक्ट टेंसेस। तो अभी जो भी टेंस आपने पढ़े उनका एक मैंने पूरा रिवीजन आपके सामने यहां पे दिया। साथ में हम लोग पिछले चैप्टर्स में, यहां तो सिर्फ अभी देखिए एक्शन वर्ब की बात हो रही है, ठीक, साथ में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो वर्ब टू बी होती हैं, यानी वर्ब टू बी से मेरा तात्पर्य है बी यानी शाब्दिक अर्थ है होना या बनना, इसकी प्रेजेंट फॉर्म मानी जाती है इज, आर, एम, पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर, मॉडल्स में डायरेक्ट बी लगता है, शैल बी, विल बी, मे बी, कैन बी, मस्ट बी। साथ में इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, और इसकी नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव वर्ब होती है टू बी। कंटिन्यूअस टेंस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि आपके भावानुसार जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ये कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ बी की अलग अलग फॉर्म, प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज एंड वर, फ्यूचर में शैल बी एंड विल बी। साथ में कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यदि ये आईएनजी फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यदि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहां पर अदर वर्ड्स के रूप में कोई भी एडवर्बियल का प्रयोग हो सकता है कि कोई काम कब हो रहा था, कहां हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो मैं एक बार के लिए वर्ब टू बी के जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन करवा दूं, उसके बाद मैं कंटिन्यूअस टेंस पे चलूंगा। ध्यान दीजिए, इस वर्ब टू बी के दो तरीके से यूज होता है। पहला इसका प्रयोग होता है एज ए मेन वर्ब, यानी अकेली ये वर्ब का प्रयोग किया जा सकता, अकेले बिना किसी वर्ब की सहायता से। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस टेंस में ये बी के अलग अलग फॉर्म सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। क्लियर? तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। तो मेन वर्ब के रूप में और साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी तक जो भी वर्ब टू बी के स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर्स में, वो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए मैं उनको एक बार के लिए रिवाइज कर दूं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। तो आइए, आपके सामने एक टेबल यहां पर आ गई है। वर्ब टू बी यानी इज, आर, एम, वॉज वर्ब दो तरीके से यूज है। पहला मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में, ये जोड़ने का काम करता है, इसे लिंकिंग वर्ब मैंने कहा है। दूसरा है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब इसे माना जाता है जब किसी एक्शन वर्ब, क्लियर, उस एक्शन वर्ब
को कंटिन्यूअस में या पैसिव में या उसका जो इन्फिनेटिव वर्ब है, टू फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उनको सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसके 7 मुख्य स्ट्रक्चर है। मेन वर्ब में इसके 4 स्ट्रक्चर हैं। किसी भी सब्जेक्ट को किसी नाउन से, लिंकिंग वर्ब से जोड़ना, यह किसी व्यक्ति का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आई और यू था, और यहां पर आई एम ए टीचर नाउन के रूप में, यू आर स्टूडेंट्स फिर नाउन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये किसी भी नाउन की मेरिट्स या डिमेरिट्स बताता है, यानी उसके गुण या अवगुण बताता है। और गुण और अवगुण कौन बताते हैं? एडजेक्टिव्स। जैसे आई एम ऑनेस्ट, यू आर सिंसियर। फिर इन दोनों को एडजेक्टिव प्लस नाउन को जोड़ा तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। जैसे आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स। या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, जैसे टुडे आई एम इन जयपुर, यू आर इन युआम क्लासेस। ये मेन वर्ब का रूल। अब आता है देखिए कंटिन्यूअस टेंस में, जब हम लोग इजारम को लिंकिंग, यहां पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और इजारम वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। साथ में पैसिव स्ट्रक्चर्स में इजारम और वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। साथ में बी के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 5 स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुका हूं। जैसे यू आर टू वर्क हार्ड, माई प्लान इज टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये इजारम के बाद टू फॉर्म आया। अब देखिए, समझने के लिए मान के चलिए, आपने अभी तक वर्ब की 5 फॉर्म सीखी है। सामान्यतः आप कहते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, टू फॉर्म। यहां पर इन 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, थर्ड फॉर्म का ग्रामेटिकल टर्म है पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म का ग्रामेटिकल टर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और साथ में टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है इंफिनिटिव वर्ब, विद और विदाउट टू, पर यहां पर विद टू से यूज किया गया है। आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को छोड़ दीजिए। यहां पर इस इजारम वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। इजारम और वॉज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंसेज में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर इजारम वॉज वर्ब के बाद टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म का प्रयोग इजारम वॉज वर्ब के बाद कभी नहीं होता है। अब 5 फॉर्म में से 3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म को छोड़ दीजिए, कितनी फॉर्म बच गई? आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड टू फॉर्म। तो आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को छोड़कर, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म को छोड़कर, जो 3 फॉर्म आपके पास बची हुई हैं, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड टू फॉर्म, इन तीनों फॉर्म्स का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं और उनको हेल्पिंग वर्ब इजारम वॉज वर्ब से सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अभी तक आप लोग इन टेंस को पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस और साथ में हम लोग लेंगे आगे पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग डिटेल में सीखते हैं। और आप ये सीख चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। प्रत्येक सेंटेंस स्ट्रक्चर को, यानी सेंटेंस को हम लोग एक तरीके से 5 पार्ट्स में ले रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, देन यस नो क्वेश्चन, देन WH क्वेश्चन, और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आइए
अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है इज, आर, एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही, शी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, साथ में वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको इनके हिंदी भावार्थ बताता हूं। साथ में इनमें जो भी मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको देखिए, और जो मेन एक्शन वर्ब है वह आईएनजी फॉर्म में सभी सेंटेंस में ये देखिए, और ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए न्यू बुक नाउअडेज, आजकल मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। तो आई के साथ यहां पर एम है और यहां पर राइटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया। एक बात याद दीजिए, कुछ टीचर्स ये सिखाते हैं कि जहां पर रहा हूं, रहे हैं, रही, आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये हमेशा ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं कहूं वी आर सिटिंग इन द रूम, ये नहीं है, कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक, तो यहां पर बैठे हुए हैं, ये आपको समझना चाहिए कि सिंपली हम हैं कोई काम करते हुए, तो शब्द से शब्द हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, पर आपने पहले रिफ्रेशर ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का भी काम करती है। ये आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो जेरेंड के रूप में भी काम करता है। यहां पर ये इजारा मौजूद वर्ब के बाद आया है, लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका आप यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली तो फिर जरूरी नहीं है कि इसके पहले हमेशा इजारा आए। इसलिए आईएनजी फॉर्म के जो अलग अलग यूज है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसके 3 इंपॉर्टेंट यूज है। पहला यूज है आईएनजी फॉर्म का कि कंटिन्यूअस टेंसेज में इज, आर, एम के बाद कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला इसका यूज कहां पर हुआ? कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि आईएनजी फॉर्म जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, यानी विशेषता बताने का काम करे। ध्यान दीजिए, वर्ब के साथ साथ विशेषता बताने एडजेक्टिव का काम करे तो फिर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, आईएनजी फॉर्म क्या काम करेगा? ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करेगा। साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म में वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे, यानी वर्ब भी है और नाउन भी है, तो इसे हम लोग जेरंड कहते हैं। नाउन का काम करता है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई नाउन होता है। यहां पर 3 इसके मुख्य यूज हो गए। यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर टेलिंग ए लाई, आप झूठ बोल रहे हैं। दे आर वॉचिंग ए मूवी, वे एक मूवी देख रहे हैं। ही इज रीडिंग ए न्यूज पेपर, वह एक अखबार पढ़ रहा है। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं। इज स्टेइंग इन ए होटल, राम एक होटल में ठहरा हुआ है। राधा इज वॉशिंग क्लॉथ्स, राधा कपड़े धो रही है। तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि सब जगह पर यहां पर रहा रही आया हो। अगर कहते हैं राम इज स्टेइंग इन ए होटल, तो राम होटल में ठहरा हुआ है, यानी प्रेजेंट में या इन दिनों कोई काम लगातार हो रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस है। और वर्तमान में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सभी के साथ जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी है,
याद रखिए। अब इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। वी यू आर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और जब मैंने बी था तो आपसे कहा था कि आप बार बार बोलिए आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। ये फिक्स्ड हैं। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म छोड़ आई एम, ही, शी इज, वीर, यूर, देर। यह आपको बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आप मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, पर ये फिक्स्ड है। मैं फिर यहां पर लिख दूं कि ये बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है। आई एम, ही इज, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। जितनी बार हो सके आप इन्हें बोलने का अभ्यास करें। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। शॉर्ट है आई एम, ही, शी इज, वीर, यू, देर। क्लियर? ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वह यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। यदि आई है तो एम, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट, तो आर। देन जो भी वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट लग जाएगा और साथ में एडवर्बियल भी लग सकते हैं। यदि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप सिंपली वहां पर एडवर्ब्स लग जाएंगे। और यहां क्लियर है आपके सामने, बिल्कुल देखिए कि आई के साथ एम का प्रयोग है। वी आर, यू आर, दे आर, इन्हें प्लूरल माना था इसलिए आर है। ही इज, शी इज, ये सिंगुलर है इसलिए इज है। ये चिल्ड्रन प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर है। राम सिंगुलर है, राधा सिंगुलर है तो इज है। पर आईएनजी फॉर्म तो सबके साथ एक जैसे ही रूप में है। आईएनजी फॉर्म तो सभी में प्रयोग होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का रूप बदल जाएगा। साथ में देखिए इनमें टाइम नहीं दिया हुआ है कि ये जो परफॉर्मर है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, ये कब से वो काम कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, ऐसा टाइम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दिया जाता है। यदि टाइम दे दिया जाए तो फिर ये सिंपल कंटिन्यूअस नहीं, इस इजारम को परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और ये बता चुका हूं, आई एम का होता है आई हैव बीन, ही, शी इज का होता है ही हैज बीन, वी आर, यू आर, दे आर का होता है वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। यह है अफर्मेटिव। क्लियर? इसके बाद क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव में आप जानते हैं कॉमन रूल है, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकिन मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो वही रूल यहां पर लागू हुआ है और वह है आपके सामने नेगेटिव, कि यहां सभी में देखिए नॉट की, आप जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, इस नॉट की पोजीशन देखिए। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है लेकिन मुख्य क्रिया के पहले है। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट राइटिंग ए न्यू बुक नाउअडेज, आजकल मैं एक नई पुस्तक नहीं लिख रहा हूं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग ए लाई, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, ही इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिटिंग इन द क्लास, कुछ बच्चे कक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। राम इज़ नॉट स्टेइंग इन ए होटल, राम होटल में नहीं ठहरा हुआ है। राधा इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, राधा कपड़े नहीं धो रही है। इनिशिएटर्स वही की वही हैं। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। शॉर्ट फॉर्म में आई एम, ही, शी इज, वीर, यू, देर, इनमें नॉट जोड़ दीजिए। और दो तरीके से बोल सकते हैं, आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। कम से कम 10 बार बोलने का अभ्यास कीजिए नेगेटिव इनिशिएटर को। साथ में जो अपनी बुक का इंग्लिश लैंग्वेज में दीजिए, यूएम इंग्लिश ग्रामर, उसके अंदर जो ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल्स हैं उनसे सेंटेंसेस बनाकर भी बोलने का अभ्यास करें। तो नेगेटिव इनिशिएटर क्या है? आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। आप दो तरीके से शॉर्ट फॉर्म दें,
आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, वी इज नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, या फिर इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजेंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट बोल सकते हैं, पर एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म आमंट नहीं है। आई एम नॉट, ही इजेंट, शी इजेंट, वी आरंट, यू आरंट, दे आरंट। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद नॉट लगाइए नेगेटिव बनाने के लिए, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इस आईएनजी फॉर्म के पहले यानी मेन वर्ब के पहले नॉट है, साथ में वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, और एडवर्बियल या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो सिंपली एडवर्बियल, कोई काम कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, या क्यों नहीं हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। ठीक, ये थी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका। आइए यस नो क्वेश्चन। जब हम लोग अपने प्रश्न की शुरुआत सिंपली क्या शब्द से करें तो इस क्या की अंग्रेजी वॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। जो भी यहां पर इज, आर, एम है उसे सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, और जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इनिशिएटर थे, आई एम, ही, चीज, वी आर, यू आर, दे आर, इनमें इस इजारम को पहले लगाइए और ये बन जाएंगे एम आई, इजी, इट्सी, आर वी, आर यू, आर दे। कम से कम 10 बार आप बोलने का अभ्यास कीजिए, एम आई, इजी, इट्सी, आर वी, आर यू, आर दे, एम आई, इजी, इट्सी, आर वी, आर यू, आर दे। और जब आप बोलते हैं एम आई तो मीनिंग है क्या में, इजी, इट्सी क्या हुआ है, आर वी, आर यू, आर दे क्या हम, क्या तुम, क्या वे, वही है क्वेश्चन। आइए इस यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यह है एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है वह अपनी जगह पर एज यूजुअल रह गया। अफर्मेटिव में तो इजार में यहां पर था, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो अदर वर्ड्स। सेंटेंस देखिए, एम आई, आप सभी में देखिए, और जो मैंने अंडरलाइन किया इस इनिशिएटर को जितनी बार हो सके आप बोलिए। क्लियर, एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इजी, इट्सी, एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इजी, इट्सी, एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इजी, इट्सी। ठीक है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म, जैसे राइटिंग ए न्यू बुक नाउअडेज, क्या मैं आजकल एक नई किताब लिख रहा हूं, आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, क्या हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आर यू टेलिंग ए लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, आर दे वॉचिंग ए मूवी, क्या वे एक मूवी देख रहे हैं, इज ही रीडिंग ए न्यूज़ पेपर, क्या वह एक अखबार पढ़ रहा है, इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, आर सम स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, क्या कुछ विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, इज राधा स्टेइंग इन ए होटल, क्या राम है, इज राम स्टेइंग इन ए होटल, क्या राम होटल में ठहरा हुआ है, इज राधा वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या राधा कपड़े धो रही है। सभी के सभी इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन, और ऐसे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, लेकिन इस क्या के लिए वॉट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी सेंटेंसेस में क्या शब्द उसके पहले आ जाता है। लेकिन यही यदि इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ हिंदी सेंटेंस के बीच में आए, जैसे राम क्या कर रहा है, राम क्या पका रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, तो फिर इस क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखी जाएगी। क्लियर, तो अब इनको, ये जो आपके यस नो इंट्रोगेटिव जो इनिशिएटर हैं, इनके साथ आप जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं आवश्यकता अनुसार, मीनिंग के अनुसार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और यदि हु है तो हु भी उसके पहले लग जाएगा। अब आपने यहां पे एम आई कहा, अब एम आई से आप ये जानना चाह रहे हो कि मैं क्या काम कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, सो व्हाट इस एम आई के पहले आ गया। व्हाट जैसे बोलेंगे व्हाट एम आई, जैसे व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई लर्निंग। क्लियर,
अगर जान रहे क्या कर क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो ये 5 शब्द इस एम आई के पहले जोड़ेंगे और बोलेंगे व्हाट एम आई, वाई एम आई, वेयर एम आई, व्हेन एम आई या हाउ एम आई। ऐसे ही आप आरवी के साथ भी बोलेंगे व्हाट आर वी, वाई आर वी, वेयर आर वी, व्हेन आर वी, हाउ आर वी। जैसे हम अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं, हाउ आर वी लर्निंग इंग्लिश, हम कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर वी लिविंग नाउअडेज, हम यहाँ कब आ रहे हैं, व्हेन आर वी कमिंग हियर अगेन, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, वाई आर वी। तो वाई आर वी एक शब्द के रूप में होना चाहिए। ये इनिशिएटर बार बार बोलकर आपके स्पीच ऑर्गन्स को इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि आपको सोचना नहीं पड़े और तुरंत इनिशिएटर्स आप बोल दें। तो जो भी यहां पर मैंने अभी इनिशिएटर जो यस नो क्वेश्चन के थे, एम आई, इज वी, इट्स सी, आर वी, आर यू, आर दे, ये 6 इनिशिएटर्स यहां तक मैंने बोले। यदि हर इनिशिएटर में 5 इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दें तो ये 30 इनिशिएटर्स बनते हैं और ये बन जाते हैं WH क्वेश्चन। ये आप स्ट्रक्चर समझ चुके थे। आइए अब हम लोग ले रहे हैं WH क्वेश्चंस। अब जैसे MI में Y जोड़ दिया, अलग अलग शब्द मैंने जोड़े मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्लियर। पर सभी में आप भावानुसार जो भी इनिशिएटेड थे MI, इजी, इससे आर दे, बोले व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या जानकारी लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो पहला सेंटेंस है वाई एम आई राइटिंग ए न्यू बुक नाउअडेज, मैं आजकल नई किताब क्यों लिख रहा हूं, तो क्यों जानकारी लेना, ठीक। वेयर आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। वाई आर यू टेलिंग ए लाई, ये वाई आर यू एक अलग मान लीजिए, उसके बाद आएंगे फॉर टेलिंग ए लाई। और हमने जो अपनी युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज में डीजीए जो युवाम की इंग्लिश ग्रामर है, उसमें आप इनके सबके आधार पर ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल्स दी गई हैं। उसमें स्पीच इनिशिएटर जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया, एम आई, इजी, इट्सी, आर वी, आर यू, आर दे, और साथ में एक्शन पार्ट में जो भी एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म्स लगना चाहिए उनको दिया गया है। आप उनसे सेंटेंसेस बनाकर बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। तो जब आपने कहा वाई आर यू, एक शब्द के रूप, वाई आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू, व्हेन आर यू, हाउ आर यू, और फिर आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, ठीक। सो वाई आर यू लर्न, वाई आर यू टेलिंग ए लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। वाई आर दे वॉचिंग ए मूवी, मूवी क्यों देख रहे हैं। वाई इज रीडिंग ए न्यूज पेपर, वह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है। वेयर इज शी कुकिंग फूड, वह खाना कहाँ पका रही है। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ या तो आप पूरा गार्डन भी हटा सकते हैं, या मान लीजिए गार्डन आपका बहुत बड़ा है, तो उस गार्डन में किसी पर्टिकुलर प्लेस की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इन द गार्डन लगा के भी वेयर से पूछ सकते हैं, या सिंपली पूछे कहाँ खेल रहे हैं तो इस गार्डन को हटा दीजिए यहां से। मैंने दोनों ऑप्शन दिए। अब कहिए वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। अब मान लो बच्चे खेल तो गार्डन में ही रहे हैं, पर गार्डन में भी अलग अलग एरिया बने हुए हैं। आप उस गार्डन का उस पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर प्लेस को जानना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वाई आर सम स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, कि कुछ बच्चे क्लास में क्यों बैठे हुए हैं। वाई इज राम स्टेइंग इन ए होटल, राम होटल में क्यों ठहरा हुआ है। वाई इज राधा वॉशिंग क्लॉथ्स, कि राधा कपड़े क्यों धो रही है। ध्यान दीजिए, ये स्पीच इनिशिएटर्स हर ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल से मैंने दिए हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं आप जितनी बार हो सके इन्हें बोल बोल कर पढ़िए। स्पीच इनिशिएटर से मेरा तात्पर्य जो भी आवश्यक सब्जेक्ट प्लस उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम, या जिस टेंस में जो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है वो। देन सब्जेक्ट, इसके बाद एज यूजुअल वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज अदर वर्ड लग जाएगा। ये था इसका WH क्वेश्चन जो मैंने बोले, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग करना और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक, आइए अब हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझाता हूं। पहले आप नीचे जो मैं लिख रहा हूं उस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस है, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव से मतलब है कि आप प्रश्न भी पूछें और साथ में नहीं शब्द भी लगाएं, यानी नेगेटिव भी हो। अब मान लीजिए यह यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं आपसे सोचा आप अंग्रेजी, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? तो क्या भी लगाया और नहीं भी। क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो प्रश्न पूछना है, तो हेल्पिंग वर्ब को यहां से हटाकर सेंटेंस के बिगनिंग में लिख दीजिए। यहां से हट गया, सेंटेंस बन गया, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पर प्रश्न भी पूछा, नॉट भी रह गया। ये एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप चाहें तो इस आर और नॉट की शॉर्ट फॉर्म, मान लीजिए पहले से ही आपकी लिखी हुई है, नहीं लिखी तो आप चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं, आरंट। ठीक है, अब चूंकि ये आर नॉट एक शब्द के रूप में बन गया आरंट, तो आप चाहें तो यहां से ये पूरा का पूरा आर नॉट हट गया, जो शॉर्ट फॉर्म थी आरंट, इस पूरे आरंट को पहले लगा दीजिए। तो यहां पर सेंटेंस बन गया आरंट यू, और यहां पर कुछ भी नहीं है, सेंटेंस बन गया आरंट यू लर्निंग इंग्लिश। तो यह सेंटेंस बन जाएगा यहां पर आरंट यू लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। ये आपको हर टेंस में मैंने बताया। मैंने कहा डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर मैंने कहा कि ये तो हुआ डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, या इसे कह सकता हूं डोंट यू प्ले फुटबॉल। सो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, तो नॉट हेल्प कर उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई और उसे सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख दिया। इसलिए अब ये शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है मैं एक बार के लिए आपको रिपीट कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल पहले तो मैं बता दूं। मान लीजिए यहां पर आपका था एम आई नॉट, और इसके बाद जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखें, जैसे एम आई नॉट टीचिंग यू, मैंने यहां पे लिखा क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट, डबल हो गया ये टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। अब ध्यान दीजिए, एम और नॉट की शॉर्ट फॉर्म आमंट नहीं होती। ठीक ऐसे ही एम आई नॉट, यानी इस एम और नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, आप पहले सीख चुके हैं। तो हमें यहां पर एक एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में एम आई नॉट को आप लोग आरंट आई का यूज कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, सब आई के साथ आरंट लग गया, लेकिन यह सही है। क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए आपने कहा इजी नॉट, मैं एक बार सभी की शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, इजी नॉट या इट्स नॉट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एजेंट ही या एजेंट शी, एजेंट ही या एजेंट शी। आर यू नॉट, आर वी नॉट, आर दे नॉट, शॉर्ट फॉर्म होगी आरंट वी, आरंट यू, आरंट दे। तो एक बार ध्यान से सुनिए, मैं इनके शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनिशिएटर बोल रहा हूं। प्रेजेंट में आई का है आरंट आई, आरंट आई, एजेंट ही, एजेंट सी, आरंट वी, आरंट यू, आरंट दे। ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट किसी बच्चे ने मुझसे भी हाल ही में पूछा कि देखिए कभी कभार अब ये अलग अलग आप कह रहे हो, आरंट आई, एजेंट ही, एजेंट सी, तो ये अलग अलग है क्या? अब कुछ लोगों ने एक शॉर्ट टर्म और निकाला कि आप सभी की जगह पे आयंट आई का यूज कर दें, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है।
इसलिए फॉर्मल सिचुएशन में और फॉर्मल राइटिंग में आप आयंट का प्रयोग न करें। हालांकि आयंट को भी रिप्रेजेंट करता है, एजेंट को भी करता है, और जो एम नॉट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, पर ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। इसलिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो फिर आप इसका प्रयोग न करें। ठीक, तो आइए एक बार मैं फिर से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो शॉर्ट फॉर्म के जो इनिशिएटर मैं बता दूं, यह आरएंट आई, एजेंटी, एजेंसी, आरएंट वी, आरएंट यू, आरएंट दे। आवश्यकता अनुसार इनके पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक, अब कुछ सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे हैं। वाई आरएंट आई राइटिंग ए न्यू बुक? मैं एक नई किताब क्यों नहीं लिख रहा हूं? तो ध्यान दीजिए, आरएंट आई गलत मत मानिएगा, यह सही है। या तो आप इसे लिखिए वाई एम आई नॉट, आई नॉट, या वाई आरएंट आई। नेक्स्ट है, आरएंट वी वेस्टिंग आउट टाइम? क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? वाई आरएंट यू टेलिंग ट्रूथ? आप सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? वाई आरएंट दे वॉचिंग ए मूवी? वे मूवी क्यों नहीं देख रहे हैं? इजेंट ही रीडिंग ए न्यूज़पेपर? क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है? वाई इजेंट शी कुकिंग फूड? वह खाना क्यों नहीं पका रही है? वाई आरएंट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन? बच्चे गार्डन में क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आरएंट सम स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास? कुछ बच्चे कक्षा में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वाई इजेंट राम स्टेइंग इन ए होटल? राम होटल में क्यों नहीं ठहरा हुआ है? वाई इजेंट राधा वॉशिंग क्लॉथ्स? राधा कपड़े क्यों नहीं धो रही है? अब मान लीजिए आपने सब में से वाई हटा दिया, मान लीजिए एक बार हटा दिया, ये लीजिए, तो इन सबको कैपिटल करना पड़ेगा पहले तो आपको, और ये फिर जो है यस नो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बन गया। जैसे इजेंट शी कुकिंग फूड? क्या वो खाना नहीं पका रही है? आरएंट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन? क्या बच्चे गार्डन में नहीं खेल रहे हैं? आरएंट सम स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास? क्या कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठे हुए हैं? इजेंट राम स्टेइंग इन ए होटल? क्या राम होटल में नहीं ठहरा हुआ है? इजेंट राधा वॉशिंग क्लॉथ्स? क्या राधा कपड़े नहीं धो रही है? तो दोनों चीजें हो गई ना। बहुत अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर पक्का कर लीजिए। क्लियर? ये तो सब थे सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डिटेल में जाकर इन सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं। हालांकि सामान्यतया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप कुछ कर रहे हैं, जैसे एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग इंग्लिश, पर हो सकता है इस वक्त नहीं, इन दिनों में कोई काम कर रहा हूं। जैसे भाई मैं पढ़ाने के अलावा इन दिनों एक किताब भी लिख रहा हूं, तो इस वक्त तो नहीं लिख रहा, इन दिनों अराउंड दिस टाइम, तो भी इसका प्रयोग करता है। ठीक, तो आइए इसके यूज कब करते हैं वो मैं आपको बताऊं। पहला इंपॉर्टेंट यूज है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि या तो इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो इस वक्त काम हो रहा हो, इस मोमेंट पर इस क्षण काम हो रहा हो। जैसे इस समय इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस देखिए, दे आर वॉचिंग टीवी सीरियल, इसको अपलोड कर सीरियल्स कर लीजिए या सीरियल कर लीजिए, टीवी सीरियल देख रहे हैं। इट इज रेनिंग हैवीली, भारी वर्षा, यानी इस वक्त हो रही है, बोलते वक्त। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। शी इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सोई हुई है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्लियर, या फिर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कोई काम कर रहे हैं, ये डेफिनेट एक्शन है, ये लोगों को होता हुआ दिखता है। इनडेफिनेट वाले दिखते नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेट एक्शन में माने जाते हैं कि करते हुए दिखते हैं। मैंने किसी बच्चों को यहाँ बैठे हुए देखा तभी तो कहा कि सम चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द रूम, तो मैंने आंखों से देखा तो डेफिनेट एक्शन है। ठीक, आइए दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ये कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब मैं बोल रहा हूं तो निश्चित इस वक्त नहीं,
इन दिनों कोई काम हो रहा है, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मान लीजिए आप मुझे बाजार में मिले, आपसे पूछा कि बेटा आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आजकल आप क्या कर रहे हो उस वक्त का नहीं पूछा। उस वक्त तो आप हो सकता है सब्जी खरीद रहे हो, कुछ और जरूरत की खरीद रहे हो, फिर पूछा इन दिनों क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, कि मैं आजकल कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। तो उस वक्त नहीं कर रहे जिस वक्त मैंने पूछा, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। In such sentences, we generally use time expressions like nowadays, these days, this week, this year या today। ठीक, सेंटेंस देखिए, शी इज टीचिंग इन ए स्कूल दीज डेज, वह आजकल यानी इन दिनों एक स्कूल में पढ़ा रही है। दे आर वर्किंग इन ए बैंक, वे यानी वे एक बैंक में कार्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। इंडिया इज फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, इंडिया बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। आई एम रीडिंग सम बुक्स नाउअडेज, इन दिनों में एक किताब पढ़ रहा हूं। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए कि टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान के जो अस्थायी काम है, टेम्परेरी एक्शन, जैसे ही इज प्रेजेंटली लिविंग अलोन, वर्तमान में वह अकेली रह रही है। दे आर सिटिंग इन द वेटिंग हॉल, यानी वर्तमान में टेम्परेरीली वो अभी वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो ये कोई परमानेंट जीवन भर नहीं सीखना है, इन दिनों या इस वक्त कुछ टेम्परेरी एक्शन है, तो फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। क्लियर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट यूज और देखते हैं। और एक एक्शन, टू एक्सप्रेस एक्शंस विच आर डेफिनेटली प्लान्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम लोग फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर को भी एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं, क्लियर, कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, सो आप कह सकते हैं आई एम टुमारो। इट प्लान्ड एक्शन है, डेफिनेटली प्लान्ड टू टेक प्लेस, कि निश्चित रूप से फिक्स्ड टाइम टेबल है, तो इससे फ्यूचर भी रिप्रेजेंट हो रहा। जैसे वी आर होल्डिंग ए सेमिनार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। सो वी आर होल्डिंग नेक्स्ट वीक, टाइम दे दिया फ्यूचर का, नेक्स्ट वीक। ये एक प्लान्ड काम है, लेकिन होगा फ्यूचर। टेंस कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, हिज अंकल इज अराइविंग इन जयपुर टुमारो, उसके अंकल कल जयपुर आ रहे हैं, तो एक प्लान्ड काम है, यानी प्री डिसाइडेड एक्शन है कि कल उसके अंकल जयपुर आ रहे हैं। और एम गोइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि वी आर या ही शी इज गोइंग टू डू समथिंग, और विल में क्या अंतर है उसको समझने। ये सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, मैंने कोई प्लान किया है कि अगले महीने मैं कार खरीदने जा रहा हूं, या कार खरीदने वाला हूं, या कार खरीद रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अपने आप के अंदर अगर कोई प्री प्लान्ड काम है भविष्य का, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में फ्यूचर टाइम को बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि टुडे, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर का उपयोग किया जाता है। ठीक। अब एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो सामान्यतः बच्चों को नहीं मालूम होता है, कि टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शन, जिनसे पीछा नहीं छोड़ रहा, होते ही रहते हैं वो काम लगातार। और ए पर्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट हैबिट, ऐसी आदत जो खराब है, जिद्दी आदत, और वो छूट नहीं रही, उस आदतन वो कोई काम करता रहता है। जैसे शी इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, हमेशा फालतू की बकवास करती है या करती रहती है। तो कर रही है या करती रहती है, तो यहां पर कर रही है से मतलब नहीं है। शी इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, हमेशा फालतू की बकवास बातें
करती रहती है, तो कंटिन्यूटी को छोड़, ठीक। और ये एक तरह से बुरी आदत, ऑब्स्टिनेट हो गया, और परसिस्टेंट एक्शन है, लगातार हो भी रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज मैड, वो पागल है। ही इज ऑलवेज डूइंग नेस्टी थिंग्स, हमेशा वो उठपड़ांग और बुरी चीजें करता रहता है। यू आर ऑलवेज आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस, कोई मान लीजिए बार बार कोई उठपड़ांग क्वेश्चन कोई क्लास में पूछता है, मुझे एकदम से इरिटेशन बन गया कि तुम हमेशा फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो पूछ रहे हो या पूछते रहते हो, कंटिन्यूटी में हो रहा है एक्शन, इसलिए शब्द से शब्द अनुवाद में मत जाइएगा। जब मैंने कहा यू आर ऑलवेज आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस, तो मीनिंग पूछ रहे हो या पूछते रहते हो, दोनों मीनिंग निकल सकता है, और हमेशा करते रहते हो। और लास्ट है, दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स, हमेशा नई समस्याएं खड़ी करते रहते हैं, नई समस्याएं पैदा करते रहते हैं। तो नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं या करते रहते हैं, है तो कंटिन्यूअसली, ठीक। और लास्ट आइए इसका एक यूज, और यह है इसका यूज, द वर्ब्स शोइंग ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, जो धीरे धीरे कोई चीज बढ़ती है या कम होती है तो उसको भी कंटिन्यूअस से दिखाया जाता है। जैसे द वेदर इज गेटिंग वर्स एंड, मौसम खराब होता जा रहा है, यानी समय दर समय धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो यहां पर भी जो स्ने ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे द प्राइजेस आर राइजिंग डे बाय डे, कि कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो एक साथ नहीं बढ़ी, धीरे 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 उनके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। ये सब कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं। कुछ वर्ब ग्रामर में ऐसी होती है जो सिर्फ या तो होती हैं या नहीं होती है, उन्हें अवस्था सूचक वर्ब कहते हैं, यानी इन्हें हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। रिफ्रेश योर ग्रामर में मैंने वर्ब और वर्ब पैटर्न्स वाले चैप्टर में, जहां मैंने वर्ब्स को डिटेल में आपको बताया है, उसमें मैंने ये स्टेटिव वर्ब्स को बहुत डिटेल में समझाया भी है। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब, ये हिंदी में जैसा कि इसका नाम है, ये अवस्था सूचक क्रियाएं हैं। ये किसी फेज को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं, ये लगातार हो नहीं सकती। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से हूं, तो या तो मैं राजस्थान से हूं या मैं राजस्थान से नहीं हूं, तो हम एक शब्द वर्ब का यूज करते हैं, बिलोंग। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो आइदर मैं कहूं आई बिलोंग टू राजस्थान, आई डोंट बिलोंग टू राजस्थान। या तो मैं आपसे किसी बात पर सहमत हूं या सहमत नहीं हूं। यह तो हो नहीं सकता मैं ग्रेजुअली सहमत होता जा रहा हूं। सो यह तो कहूंगा आई एग्री विद यू या आई डोंट एग्री विद यू। अब ये वर्ब सिर्फ अवस्था है, सहमत हूं एक स्टेट है, फेज है, सहमत नहीं हूं इसे कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान से नफरत करता हूं। अब ये कंटिन्यूटी में नहीं होता। मैं अगर कहूं आई एम ईटिंग, तो ईटिंग ग्रेजुअल हो सकता है, अवस्था नहीं है। क्लियर है? तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो किसी स्टेट अवस्था को बताती हैं, हिंदी में अवस्था सूचक कहते हैं, इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टेटिव वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता। कभी कभार इनफॉर्मल सिचुएशन में कुछ लोग कुछ वर्ब्स का प्रयोग कर देते हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते आई एम हेटिंग स्मोकिंग, नहीं, या आई एम एग्रीइंग विद यू, नहीं। क्लियर? आई एग्री विद यू या आई डोंट एग्री विद यू। क्लियर है? तो इस तरीके, जैसे कहते हैं ना वांट, आइदर आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर और आई डोंट वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। पर मैं कहूं आई एम वांटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कभी सुना किसी को बोलते हुए आई एम वांटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, चाह रहा हूं? ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। या तो मैं चाहता हूं, एक अवस्था है, या मैं नहीं चाहता हूं, ये दूसरी अवस्था है। क्लियर है? सो आइदर आई वांट, आइदर आई डोंट वांट। क्लियर? ऐसे जैसे डिजायर, इच्छा करना, सो आई एम डिजायरिंग कभी नहीं होगा, आइदर आई डिजायर और आई डोंट डिजायर। क्लियर? तो कुछ वर्ब्स, इन्हें हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं।
स्टैटिक वर्ब्स को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ इनफॉर्मल सिचुएशन में इसी स्टैटिक वर्ब को हो सकता है आपने कंटिन्यू सुना हो, पर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इनका यूज हो सकता है जब ये एडजेक्टिव का काम करे। ठीक, कौन कौन सी वर्ब्स है मैं बता दूं। कुछ क्रियाएं स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, अवस्था सूचक वर्ब होते हैं, यानी ऐसे क्रियाओं को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी क्रियाएं जो होती हैं कौन कौन सी हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन, पोजीशन, अपीयरेंस, इमोशन एंड थिंकिंग। अब जैसे मान लीजिए मैं एक थोड़ा आपको एग्जांपल दे दूं कि किस तरीके से कभी कभी आपको भ्रमित हो सकते हैं कि साहब मैंने तो इनमें से कुछ वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में सुना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव ए कार। ये एक अवस्था है कि मेरे पास कार है या मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार। लेकिन हैव का प्रयोग आप ईट, ड्रिंक और टेक के सेंस में करते हैं ना। जैसे जनरली आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, कि मैं अपना ब्रेकफास्ट सामान्यतया 7 बजे करता हूं, तो वहां खाने के रूप में यूज किया। मैंने कहा प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, तो ये पीने के सेंस में यूज हुआ। तो यदि अब इसको तो आप कंटिन्यूअस में नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग ए कार। ये तो नहीं कि मैं कार ले रहा हूं, आज एक टायर लिया, फिर कुछ बोनट लिया, कुछ सीट ली। नो, आइदर आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, या आई डोंट हैव ए कार, स्टैटिक वर्ब। लेकिन हैव का प्रयोग यदि खाने के सेंस में किया, टेक के सेंस में किया, ड्रिंक के सेंस में किया, तो फिर एक कंटिन्यूअस में हो सकता है। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं, तो ये हैविंग यूज हुआ। पर ये हैव यहां पर ईट के सेंस में यूज हुआ, और ईट स्टैटिक वर्ब नहीं है। ईट स्टैटिक वर्ब नहीं है। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है। ठीक, जैसे एक वर्ब है अपीयर, मालूम पड़ना। ठीक है, तो सामान्यतः अपीयर को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। पर मान लीजिए आप स्टेज पे खड़े हैं और तुरंत कोई दूसरा कैरेक्टर वहां अपीयर हो रहा है, तो कह सकते हैं ही इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, तो सिचुएशन अलग हो गई। आइए कौन कौन से हैं स्टैटिक वर्ब समझिए। पहले वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। ठीक, नेक्स्ट है वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट्स, मानसिक अवस्थाएं, जैसे एग्री, बिलीव। अब जैसे आप कहते हैं ना आई बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास करता हूं, एक अवस्था है। या नहीं करता हूं पर कर रहा हूं, तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा। ठीक, सो बिलीव, कंसिडर, डाउट, डिफर, नो। नो को लेकर एग्जाम में बहुत बार गलती हुई है। जनरली कह सकते हैं कि आई नो हिम फॉर लास्ट 10 years। बताइए क्या गलती है। मैंने आपको कहा था सिंस और फॉर का प्रयोग, यहां पे देखिए कि ये जो फॉर का प्रयोग हुआ ना, ये सिंस और फॉर का प्रयोग सामान्यतया या तो परफेक्ट टेंस में होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आप इस नो को या तो परफेक्ट में बदलिए या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। पर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि नो का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, और ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। इसलिए यहां ग्रामर के आधार पर यह होना चाहिए आई हैव नॉन। अब थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर सही यही है, आई हैव नॉन हिम फॉर लास्ट 10 years, और यह कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, इसलिए स्टैटिक वर्ब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर हो गया नो, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, थिंक, अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिए, इसको अधिकांश लोग गलत उच्चारण करते हैं। यह बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्नाइज है। ठीक, देन है वर्ब्स ऑफ इमोशनल स्टेट्स, जैसे लव, हेट, होप, लाइक, विश, डिजायर। ठीक, अब देखिए कई बार आपने देखोगा कि एक मैकडोनल्ड का एक एडवर्टीजमेंट है, आई एम लविंग इट। वो इनफॉर्मल सिचुएशन है, विज्ञापन है। जब फॉर्मल सिचुएशन है तो लव को भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि या तो आई लव समथिंग और आई डोंट लव समथिंग।
या तो मैं प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, फ्रेजेस में नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है कि वर्ब्स ऑफ स्टैटिक स्टेट जैसे सीम, लिव, अपीयर, रिजेंबल, ओन, रिमेन, हैव, पजेस, डिजर्व, कंटेंट, बिलोंग, इन वर्ब्स को रट लीजिए। यूं मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर सिचुएशनल कुछ जगह पर इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है, जैसे आई हैव ए कार। लेकिन खाने के सेंस में या पीने के सेंस में हैव का यूज कहा तो कह सकते हैं आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, आई एम हैविंग माई डिनर, तो वो अलग सिचुएशन हो गई। इसलिए रिमेंबर, स्टैटिक वर्ब्स डिस्क्राइब ए स्टेट rather than an action, so we cannot use static verbs in continuous tenses. Clear? ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, इसके यूज, इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैंने आपको बताए। फिर एक बार के लिए मैं आपको दोहरा दूं, वर्तमान समय में इस वक्त या इन दिनों आप लगातार कोई काम कर रहे हैं या कोई काम लगातार हो रहा है तो हम लोग बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि टाइम दे दिया जाए कि कोई काम कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, तो फिर सिंपल कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।